हेलो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आज? इससे पहले मैंने आरएलसी श्रेणी परिपथ को पढ़ा दिया था। आरएलसी श्रेणी परिपथ पढ़ा दिए थे और उसके कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो अब जो पढ़ना है, हम श्रेणी पढ़ लिए हैं, चाहे वो आरएल सर्किट हो, आरएल श्रेणी सर्किट हो, या फिर आरसी श्रेणी सर्किट हो, प्योर नहीं, और इधर आपका प्योर रेजिस्टिव हो, प्योर इंडक्टिव हो, प्योर कैपेसिटिव हो। इधर साइड मैंने पूरा पढ़ लिया। अब हमको जो पढ़ना है तो आरएल समांतर परिपथ और आरसी समांतर परिपथ और आरएलसी समांतर परिपथ, ये तीनों चीज़ पढ़ने हैं। तो इसको आज देखते हैं। जो आरएल समांतर परिपथ है, आरएल समांतर परिपथ बोले तो आरएल पैरेलल सर्किट। तो आरएल समांतर परिपथ हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले चित्र बनाते हैं, समांतर परिपथ का चित्र बनाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, समांतर में जोड़ेंगे। आर को भी और एल को भी समांतर में हम जोड़ेंगे। ये हो गया आर और ये हो गया एल हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया भी। ये है आर, ए है, एल है, तो इसको हम एक्सएल लिखेंगे जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है। यहाँ से क्या हो रही, सप्लाई दिए तो धारा प्रवाहित हो रही। धारा दो शाखाओं में बट जाएगी, चूँकि समांतर है। तो एक होगी आई आर और जो दूसरी होगी इधर से आई एल होगी। दो शाखाओं में बट की धारा। अब इसमें क्या है, जो समान है, तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, इस आर को भी जितनी हमारी वोल्टेज आर को मिल रही, सेम वोल्टेज हमारी एल को मिल रही। तो इसमें कहें तो वोल्टेज जो है तो समान है। तो लिखेंगे समांतर क्रम या समांतर परिपथ। समांतर परिपथ में वोल्टेज क्या होती है, समान होती है। आपको कई जगह जहाँ निमी से यदि क्वेश्चन बनाता है, आपके एग्जाम में कहीं निमी से क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ प्योर हिंदी दे देते हैं, जो हमको वर्ड समझ में नहीं आते हैं। तो उनको भी आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि वो किसको हिंदी बोल देते हैं। हम लोग एक्चुअली में वोल्टेज पढ़ते हैं। तो वोल्टेज को कहीं पास दे देता है दाब, क्या लिख देगा, सीधा लिख देता है दाब, इस तरह से। तो दाब यदि कहीं लिखा है भी रहेगा दाब। यदि दाब लिखा है तो आपको वहाँ पास वोल्टेज समझना है, वहाँ वोल्टेज नहीं लिखता है। यदि आप इंग्लिश में पढ़ने जाएंगे, आपको ए और बी दो पार्ट दिए रहते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको हिंदी में पूरा देगा। तो वहाँ पास या फिर ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जहाँ हिंदी और इंग्लिश साथ में दे रहते हैं, ऊपर हिंदी तो नीचे इंग्लिश। यदि ऐसा नहीं देता, हिंदी चूज कर लेते हैं, हिंदी देता है तो फिर आपको हिंदी रहेगा। तो दाब जहाँ दिखेगा तो वो वोल्टेज ही है। दाब क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, धक्का देता है, तो दाब प्रेशर से धक्का देता है, तो वही मतलब होगा। वोल्टेज का मतलब दाब ही है। तो आपको दाब भी लिख के दे सकता है कहीं कहीं, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है। और इसमें देखें तो जो प्रतिरोध के लिए जो धारा आ रही है, तो प्रतिरोध में जो धारा आ रही है तो वो कौन सी धारा है, आई आर। तो प्रतिरोध की अब धारा को हम निकालते हैं। प्रतिरोध ही लिखें, प्रतिरोध की धारा, तो प्रतिरोध की धारा क्या है, आई आर है। आई आर बराबर होता है V/R
वोल्टेज प्रतिरोध, और यहाँ पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्रेरणिक प्रतिघात है, तो इसका प्रतिघात का इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर लिखे तो इसी को हम प्रेरणिक प्रतिघात, इसकी जो धारा होगी तो आई एल बराबर भी एक्स एल, जो इसमें इस शाखा में जो धारा आ रही है, तो इसमें हो गया प्रतिरोध में धारा आ रही है आई आर बराबर वी बटे आर, और जो इसमें धारा आ रही है आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस में प्रेरणिक प्रतिघात में वो आई एल बराबर वी बटे एक्स सी। अब इसमें हम क्या बनाते थे, इसमें अब बनाते थे हम सदिश डायग्राम बनाते थे। तो हम क्या करेंगे, अब सदिश डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया हमारा शून्य अक्ष जिसको हम रेफरेंस मानते थे, और ये हो गया हमारा बाई अक्ष, ये बाई अक्ष हो गया वर्टिकल का प्लस में जो रहेगा, और ये हो गया हमारा बाई अक्ष जो नेगेटिव में रहेगा। यह है एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में हम रेफरेंस किसको मानेंगे, वोल्टेज को कि धारा को, तो जो समान होता है उसी को हम रेफरेंस मानते हैं, बेस मानते हैं उसी को जो समान होता है। तो श्रेणी में इससे पहले हम देखते थे कि जो उसमें करंट होती थी वो समान होती थी, लेकिन समांतर में क्या समान है, समांतर में वोल्टेज जो है तो समान है, तो वोल्टेज को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे, वोल्टेज को क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। अब वोल्टेज है तो वोल्टेज के समांतर में प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट क्या होती है, इन फेज होती है। तो यहाँ पास जो होगी आई आर होगी, इन फेज हो गई। अब इसमें क्या है, एक्स एल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो यह लैगिंग करता है कि लीडिंग करता है, इससे हमारा पता चलेगा कि हमको किधर साइड बनाना है। यदि लैगिंग करता है तो रिएक्टेंस जो है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लैगिंग ही करता है, किससे, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो वो उसकी जो करंट है तो वो क्या करेगी, लैग करेगी, करंट उसकी लैग करेगी मतलब पीछे रहेगी, किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज यहाँ है और करंट को हम इधर बनाएंगे, तब वोल्टेज से करंट क्या करेगी, लैग करेगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं करंट से वोल्टेज लीड करेगी। तो इसको हम लैग कराएंगे, कितना लैग कराते हैं, 5 डिग्री लैग करा देते हैं। इसको यहाँ पास हम 5 डिग्री लैग करा देते हैं। तो ये वास्तविक हो गई, वास्तविक, और यहाँ पास जो हमारी होगी ये होगी आई एल हो गई इंडक्टिव रिएक्टेंस की, और यहाँ पास इसके दोनों घटक के जो योग होगा, सदिश योग होगा, वो कितना होगा, आई होगा। तो यहाँ पास ये आई, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस आई का जो ये हमको कौन सा दिख रहा है यहाँ पास 90 डिग्री, 90 डिग्री में कौन सा प्रमेय लगता है, ये हमको त्रिभुज दिख रहा है, 90 डिग्री में प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल धारा निकाल सकते हैं। टोटल धारा निकाल लेते हैं, आई बराबर आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि यह प्लस है, बाई का धन अक्ष है, और ये बाई का क्या है, ऋण अक्ष है। बाई का धन अक्ष है और बाई का ऋण अक्ष है, तो ऋण अक्ष है तो माइनस, करंट को माइनस में हो जाएगी, या माइनस में हो गई। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम फाई का मान निकाल सकते हैं, कितने एंगल से है। तो फाई का मान क्या होगा, फाई का मान इसमें हम tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो tan इनवर्स, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, माइनस आई एल है, आधार क्या है, आई आर है। ये हो गया हमारा फाई का मान। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं। तो पावर को देखिए 3 फार्मूले होते हैं, एक ही फार्मूला से हमारा 3 फार्मूला बनाया गया।
तो पावर क्या होती है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल होती है, और उसके जो एंगल है, फाई एंगल है, कोज्या वैल्यू है, जो उसकी क्या है, कोज्या वैल्यू है, कोज्या वैल्यू, तो वी आई कास फाई, ये होती है पावर, वी आई कास फाई पावर हो गई। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी से हम और फार्मूले को बना लेते हैं। कैसे, यदि हमारा प्रतिरोध, इसको हम ढक दें तो यदि हमारा क्या होता है, रजिस्टिव सर्किट होता है। इसको ऐसे ढकने पर यदि हमारा रजिस्टिव सर्किट होता है, तो रजिस्टिव सर्किट में जो हमारा पावर फैक्टर है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इसके जगह हम मान लिए 1 मान लिए। अब भी है तो भी को हम उतार लिए। अब हम इसमें देख रहे हैं भी है, तो भी की जगह हम क्या रख सकते हैं, भी की जगह हम क्या रख सकते हैं, भी बराबर होता है आई आर होता है। तो भी की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई आर रख सकते हैं। तो यहाँ पास हम भी की जगह आई और आर रख रहे हैं। यहाँ पास आई आर आई, तो यहाँ आई और आई क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। तो P बराबर जो फार्मूला होता है तो आई स्क्वायर आर होता है। P बराबर एक फार्मूला आई स्क्वायर आर हो गया, ये एक फार्मूला हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब देखते हैं कि एक फार्मूला और हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ P बराबर होगा, इस हम V की जगह मान रखे थे, अब हम I की जगह मान रखते हैं। तो I की जगह में मान रखेंगे तो V हमारा उतर आएगा, और I की जगह हम रख देंगे I बराबर V बाई आर। तो यहाँ V बाई आर, भी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो हमारा सीधा से इसको लिखें तो हम P बराबर भी स्क्वायर आर, ये एक फार्मूला हमारा निकल के आ गया। तो इस प्रकार से 3 फार्मूले हम पावर के निकाल सकते हैं, पावर के 3 फार्मूले हम निकाल सकते हैं। इसको आप इतना नोट कीजिए। इसी में पावर फैक्टर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक कैसे निकालेंगे। तो शक्ति गुणांक निकालने के लिए हमको क्या होता है, कोज्या वैल्यू लेते हैं कास फाई। इससे पहले हम क्या लेते थे, आर बटे जेड लेते थे, इम्पीडेंस लेते थे। इम्पीडेंस क्यों लेते थे, क्योंकि वह श्रेणी परिपथ में होता था, तो श्रेणी परिपथ में उसका कुल इम्पीडेंस को हम लेते थे। लेकिन यह हमारे क्या है, शुद्ध प्रतिरोध है, शुद्ध इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इसमें कोई किसी प्रकार से क्या है, प्रतिरोध नहीं है। जबकि श्रेणी में क्या होता था, टोटल प्रतिरोध और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो श्रेणी में जोड़ते थे तो उसमें क्या इम्पीडेंस आ जाता था। इसमें कोई इम्पीडेंस नहीं होगा, चूँकि यह समांतर में है, शुद्ध है, इसको बराबर धारा वोल्टेज मिल रहा है, शुद्ध है, तो इसमें कोई इम्पीडेंस नहीं होगा। तो इम्पीडेंस नहीं है तो हमारा इम्पीडेंस आर बटे जेड वाला नहीं लागू होगा, इसमें हमको आई वाला है। तो कास बराबर क्या होता है, कास फाई बराबर आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। आधार है आई आर, कर्ण है आई। तो इस प्रकार से हमारा हो गया पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक भी निकाल सकते हैं हम। ओके, नोट कर लिए। ओके, तो ये समांतर आरएल के समांतर परिपथ हो गया। इससे हम अब क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या, इसमें हमको धारा निकालना पड़ेगा। धारा निकालेंगे, मैं देख रहा हूँ कि इसमें आई आर धारा एक बार निकाला हूँ और फिर एक बार क्या निकाला हूँ, दूसरी धारा निकाला हूँ। इसका हम थोड़ा हिंदी बता दें। जब इस प्रकार से आप डायग्राम बनाते हैं, श्रेणी परिपथ में आप डायग्राम बनाते थे, तो इसको हम क्या लिखते थे,
वास्तविक लिखते थे। इसको थोड़ा हम इरेज करके यहाँ पास लिखते हैं। नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम हिंदी नाम बता देते हैं इन पूरे का। जो आपके क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो उसमें ऐसे हिंदी नाम दिए हैं कि जो समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है। इंग्लिश में पढ़े तो समझ में आता है, यदि इंग्लिश हमने चूज नहीं किया और हमारे पास इंग्लिश साथ में नहीं दिया, तब की कंडीशन हमको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें जो हम इस प्रकार से ट्रेंगल देखते थे, बनाते थे, इसको वास्तविक बोलते थे, प्रतिघाती बोलते थे और इसको आभासी बोलते थे। तो इसको किस किस नाम से वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको देखते हैं। तो वास्तविक को यहाँ पास इसका नाम दिया था आई कास फाई जो था, तो ये क्या है, वास्तविक है। इसको जो नाम आपको पूछता है तो ये वास्तविक होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वास्तविक। और इसका क्या नाम पूछता है, इसी का नाम सक्रिय दे सकता है, सक्रिय। और इसी का नाम आपको यथार्थ दे सकता है, यथार्थ। इन 3 नामों से आपको इसको दे सकता है। इंग्लिश में बोले तो कैसे, वास्तविक को एक्टिव बोलेगा, सक्रिय को इंग्लिश में बोले तो इसी को रियल बोल देता है। और एक जो होता है तो ट्रू हो गया, ट्रू। इसको इन्हीं नामों से बोलता है। अब जो आपका ये प्रतिघाती है, प्रतिघाती शक्ति, तो प्रतिघाती तुम्हें बताया था, इसी को बोलता है अवास्तविक, अवास्तविक। इसी को अवास्तविक शक्ति बोलता है। क्वेश्चन में पूछा गया अवास्तविक। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस पावर, इंडक्टिव रिएक्टेंस पावर अवास्तविक है, तो अवास्तविक को इंग्लिश बना सकते हैं। ये वास्तविक है, एक्टिव है, तो ये क्या होगा, पैसिव। इसको बोल सकते हैं, पैसिव बोल सकते हैं। और इसको आपको जो पूछा था, तो इसको तो आप आभासी जानते हैं, आभासी। इसी को बोला था सापेक्ष, सापेक्ष। इंग्लिश में बोलते क्या, अपरेंट बोलते हैं इंग्लिश में, अपरेंट बोलते हैं। इसी को सापेक्ष नाम लिया था। तो इसमें आप एक सापेक्ष जाने होंगे और एक यथार्थ, सक्रिय भी जाने होंगे, बाकी ये तो मैं बताया ही था। तो ऐसे ऐसे नाम हिंदी में ले लेता है। आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, आरएल से कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद फिर आरसी पढ़ते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल के नाम से। उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल है। आपको जो नहीं लिखाता हूँ वो सब लिखा हुआ मिल जाएगा पीडीएफ में। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। ये प्रतिरोध हो गया और ये हमारी वोल्टेज हो गई। प्रतिरोध का मान आपको जो दिया है 3 ओम दिया है, और जो आपका एक्सेल का मान दिया है वो 4 ओम दिया है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, आपको धारा निकालनी है। आपको ये धारा निकालनी है, टोटल धारा हमको निकाल के दीजिए। यहाँ पास आई आर धारा बहेगी और यहाँ पास क्या बहेगी, आई एल धारा बहेगी। हमको टोटल धारा चाहिए। कुल विद्युत धारा,
आई, यही हमको निकाल के दीजिए आप। वोल्टेज नहीं दिया, बगैर वोल्टेज को कैसे होगी? ये वोल्टेज है 200 ले लीजिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें हमको बनाने के लिए पहले एक प्रतिरोध का निकालते हैं। तो आई आर बराबर वी बटे आर। भी कितना है? 200 है, और यहाँ पास 200 120 ले लेते हैं ना, हमको इजी हो जाएगा बनाने में। इसको हम 120 ले लेते हैं, 120। तो आर को निकाल रहे हैं 3, तो ये होएगा 3 चौक 12, 40 एम्पियर आ गया। इसी प्रकार से हम आई एल को निकाल लेते हैं, वी बटे एक्स एल बराबर, वी बराबर कितना है? 120 है, एक्स एल बराबर 4 है, तो 4 तिहाई 12 एम्पियर एम्पियर। अब इसी को हम टोटल धारा निकालेंगे। तो टोटल धारा निकालने के लिए हमको आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो आई आर का मान 4 है, 4 चौक 16, सीधे रखते हैं, 4 है 4 चौक 16, और यहाँ पास 3 है, 3 तिकाइन 9, कितना हो गया? 9 6 25, 16 9 25, तो 2500, 2500 2500 कितना होगा? 2500 का आप इसका कितना लिखेंगे? 25 को हो गया 5, 00 को हो गया 1, तो 50 आ गया। तो ये 50 एम्पियर इसकी हो जाएगी टोटल धारा। कुल धारा कितनी हो जाएगी? 50 एम्पियर। इतना ही आ रहा था आप लोग का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं, ये टोटल धारा हो जाएगी। अब हम आर सी को पढ़ते हैं, आर सी को, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम मिटा के अब आर सी को पढ़ते हैं। आर सी समांतर परिपथ, आर सी पैरेलल सर्किट। आरसी समांतर परिपथ का हम चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया एक्स सी, ये हो गया आर। यहाँ से हमने सप्लाई दिया, सप्लाई दिया तो इसमें धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होगी हमारे आर में, तो आर में आई आर धारा प्रवाहित होगी। एक्स सी में आई एक्स सी धारा प्रवाहित होगी। तो लिखेंगे प्रतिरोध, या वास्तविक लिख सकते हैं, प्रतिरोध लिखें या फिर वास्तविक धारा आई आर बराबर वी बटे आर, या फिर लिखें इसी को प्रति घाती धारा आई सी बराबर वी बटे एक्स सी।
इतना लिख लिए। अब इसको सदिश डायग्राम बनाते हैं। सदिश डायग्राम, जीरो अक्ष में वोल्टेज को ही हम क्या मानेंगे, रिफरेंस मानेंगे। वोल्टेज को क्या मानेंगे, रिफरेंस मानेंगे। अब इसमें जो कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या होती है, वोल्टेज लैग करती है कि लीड करती है। इसमें करंट लैग करेगी कि लीड करेगी। तो इसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो इसमें जो करंट होती है वो लीड करती है, आगे जाती है, अग्रगामी रहती है। तो वोल्टेज पीछे रहेगी। तो जब करंट को हम यहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, करंट को जब हम यहाँ बनाएंगे तब जाके वोल्टेज क्या करेगी, लैग करेगी और इससे क्या करेगी, लीड करेगी। लीड करेगी, करंट लीड करेगी। तो इस प्रकार से हम, तो इसमें प्रतिरोध लगा है तो प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट क्या होती है, समान होती है, एक रेखी में होती है। अब इसमें जो करंट है तो क्या करेगी, यदि हम कैपेसिटी की बात करें तो करंट लैग करेगी। लैग करेगी मतलब यहाँ पास 90 डिग्री बन रहा। तो करंट कहाँ चली गई, सीधे यहाँ वास्तविक से चल के प्रतिघाती चली गई। तो इसको यूँ कह सकते हैं कि ऑपरेटर जे का गुणा हुआ, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसने लैग किया। तो यहाँ पास 90 डिग्री और यहाँ पास क्या बन गया, इसकी सदिश बन गया। टोटल करंट कितना है, आई है। और यहाँ पास जो प्रतिघाती करंट है वो कितना है, प्रतिघाती करंट आई सी है, आई सी बन गया। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इस फाई का मान निकाल सकते हैं। पहली चीज़ तो इसमें हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। त्रिभुज दिख रहा, कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इसका हम क्या टोटल करंट निकाल सकते हैं। आई बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें कास आई बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल। तो कर्ण होगा, कर्ण हो गया, कर्ण आधार के स्क्वायर प्लस लंब आई स्क्वायर सी। ये टोटल करंट हो गई हमारी। इसमें कोई निगेटिव नहीं लगेगा क्योंकि यह धन अक्ष में है, ऋण अक्ष होता है। अब इसमें हम फाई निकाल सकते हैं, कितने फाई से है, तो tan इनवर्स कितना होगा, लंब टी आधार। तो लंब हमारा IC, आधार हमारा IR। इस प्रकार से हम फाई निकाल सकते हैं। पावर भी निकाल सकते हैं, पावर P बराबर V स्क्वायर R निकाल सकते हैं। इससे पहले मैं बताया कि कैसे 3 फार्मूले को आप रख सकते हैं। इस फार्मूले से हम पावर को निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर को भी निकाल सकते हैं। कास फाई बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है आधार कर्ण होता है। तो आधार आपका हो गया IR, कर्ण हो गया आपका I। तो इस प्रकार से पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको निकालने के लिए धारा ही पूछ लेता है। ये तो हम एक्स्ट्रा में चीज़ें सीखते हैं। इतना कभी कभी निकालने के लिए बोल दिया तो धारा हम निकालेंगे, टोटल धारा इससे ही निकालते हैं। अब फाई वगैरह निकालने के लिए पूछ दिए, एंगल वगैरह, पावर निकालने के लिए पूछ दिया तो हमको आसानी से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया हूँ। इसमें वोल्टेज समान रहती है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं। समांतर परिपथ में वोल्टेज समान रहती है। समांतर परिपथ में वोल्टेज समान रहती है। समांतर परिपथ में वोल्टेज समान रहती है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं RC समांतर परिपथ। RC हो गया है, RLC समांतर परिपथ। RLC समांतर परिपथ में एक आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जो अभी तक आपने सीखा तो उससे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इसके क्वेश्चन भी बना ले, क्वेश्चन तो बन जाएगा, जैसे भी पूछेगा तब से बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इतना बना चुके हैं कि प्रैक्टिस हो गया काफ़ी। अब जो पढ़ने वाले हैं हम तो RLC समांतर परिपथ पढ़ेंगे। RLC समांतर परिपथ में आपको
ये डायग्राम समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हो गए? ओके। अब RLC जो परिपथ है तो इसमें करंट को लेकर थोड़ा लोचा रहता है। अपेक्षाकृत जैसे हमने श्रेणी में समझा था कि जिसका मान क्या होता है, अधिक होगा माइनस करके उसी को हम घटा के उसी की ओर बना देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें कैसा है, अभी आते हैं हमारे पास तो बताते हैं। इसमें हम तीनों कंपोनेंट्स लगाएंगे। पहला तो हम प्रतिरोध लगाते हैं, दूसरा हम इंडक्टर लगाते हैं और तीसरा हम कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, अब सप्लाई देते हैं वोल्टेज भी, तो क्या होती है, धारा I प्रवाहित होती है। पहला शाखा जो R है इसमें प्रवाहित होगी, दूसरी शाखा L में और तीसरी शाखा C में। तो इसमें XC होगी और इसमें XL होगी। जो I में धारा प्रवाहित होगी वो IR होगी, जो भी L में धारा प्रवाहित होगी वो IL धारा होगी, IL। जो C में धारा प्रवाहित होगी वो IC धारा होगी। ये धारा हो गई। और ये पूरी धारा क्या होगी, इसका योग होगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IR प्लस IL प्लस IC। तो इसको हम लिखेंगे वास्तविक धारा। वास्तविक धारा कितनी है, IR बटे भी R है, प्रतिघाती, या फिर लिख सकते हैं इसको, अब प्रतिघाती 2 हो गया है यहाँ पास, तो इंडक्टर की प्रतिघाती धारा, IL बराबर V बटे XL। इसमें हम लिखेंगे कैपेसिटर की प्रतिघाती धारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की करंट। तो V बराबर हो जाएगा XC। अब इसमें हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम हम इस प्रकार से, वोल्टेज तीनों में क्या है, समान है। तो हम रेफरेंस जो मान लेंगे, किसको मानेंगे, धनाक्ष ऋणाक्ष। रेफरेंस जो है तो हम इसमें वोल्टेज को हम रेफरेंस मानते हैं, अब इसमें धारा हम किधर, इसका जो हम किधर दर्शाएंगे, ऋण अक्ष में दर्शाएंगे कि धन अक्ष में। तो यह निर्भर करता है कि इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसमें से मान किसका कम है। उसमें क्या लेते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या लेते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यदि इसका मान ज़्यादा रहता था तो मैं इधर बनाता था, और इसका मान कम रहता था तो मैं क्या करता था, इसका मान कम तब भी हम इधर बनाते थे। इसका मान कम है मतलब इसका मान ज़्यादा रहेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, यदि XC का मान अधिक रहता था XL से तो फिर हम इधर बनाते थे, या फिर XL का मान ज़्यादा रहता था XC से तो हम इधर बनाते थे। समझ रहे हैं, यदि XC का मान अधिक रहेगा XL से तो हम इधर बनाएंगे, यदि XL का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा XC से तो फिर हम इधर बनाएंगे। ये चीज़ हम किस में करते थे, श्रेणी परिपथ में। लेकिन धारा बिहेव कैसे करती है, इसमें ये देखिए, जो धारा है तो मान लीजिए XL का मान क्या है, ज़्यादा है, किससे, XC से। यदि इसका मान ज़्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, एक प्रकार से क्या है, प्रतिरोधी है,
तो जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा है तो वहाँ धारा कम प्रवाहित होगी कि ज़्यादा प्रवाहित होगी। यदि इसका मान क्या है, अधिक है, तो यहाँ अधिक है तो इसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी कि कम प्रवाहित होगी। तो इसका मान अधिक है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध जहाँ अधिक होता है वहाँ धारा कम प्रवाहित होती है। तो एक्सएल का मान जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यहाँ पास धारा यदि ज़्यादा होती है, इसमें इसका मान ज़्यादा होता है तो इसमें जो प्रवाहित धारा है वो कम होगी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो IL है, यदि XL का मान अधिक है तो IL का मान क्या होगा, कम होगा। IL का मान कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है तो करंट कम होगी, तो ये क्या होगा, कम होगा। इसको हम XC कह सकते हैं, और सॉरी IC कह सकते हैं इसको, IC। ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना, सिंपल सा चीज़ है कि उसमें हम क्या करते थे श्रेणी में, यदि XL का मान ज़्यादा होता था, XC का मान कम होता था। XL का मान ज़्यादा होता था तो हम इसमें ऊपर की ओर बनाते थे, मतलब ऊपर की ओर बनाते थे चाहे नीचे की ओर बनाते थे, कहने का मतलब जो ज़्यादा जिसका मान रहता था उसी को लेकर हम बनाते थे। और इसमें क्या होगा, यदि इसका मान ज़्यादा है तो इसको लेकर नहीं बनाएंगे हम, L का मान ज़्यादा है तो L को हम लेकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि L का मान जब ज़्यादा रहेगा तो हमको धारा वहाँ पास कम प्रवाहित होगी, और धारा जहाँ कम प्रवाहित होगी तो हम धारा यदि कम प्रवाहित होती है तो जहाँ धारा कम प्रवाहित होगी उसकी ओर हम बनाएंगे इसको, जहाँ धारा कम प्रवाहित होगी तो उधर की ओर हम इसको बनाएंगे। बात आ रही समझ में? तो इसमें हम देखेंगे कि जब XL का मान ज़्यादा है तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी, कम होगी। जब प्रवाहित धारा कम होगी तो जिधर साइड धारा कम होगी हम उधर साइड क्या करेंगे, बनाएंगे। तो धारा इसमें क्या है, जो L है तो क्या है, कम है इसमें, और XC क्या है, ज़्यादा है। तो धारा जब कम है तो हम इसको लेकर हम बनाएंगे। तो इसको जो लेकर बनाते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होता है, लैगिंग होता है, किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है, और जो धारा होती है वो लैग करती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, IL बराबर IL माइनस XC, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो धारा है तो धारा को हम क्या कराएंगे, लैग कराएंगे। तो धारा को हम यहाँ पास लैग कराते हैं। धारा लैग कितना कर रही है, धारा कर रही है लैग 5 डिग्री से। अब यहाँ पास जो IL होगा उसको हम घटा देंगे इस प्रकार से, और ये हमारा प्रतिरोध लगा है। तो प्रतिरोध क्या होती है, वोल्टेज और प्रतिरोध एक समान होती है, इस प्रकार से। या फिर इसको हम इसी प्रकार से यहाँ ये लिख सकते हैं, IL माइनस IC, या फिर इधर ले सकते हैं। अब यहाँ पास क्या है, नेगेटिव अक्ष में है तो यह नेगेटिव अक्ष में माइनस लग जाएगा, नेगेटिव अक्ष में माइनस लग जाएगा। अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल धारा को निकाल सकते हैं। यदि इसी का उल्टा होता, हमको इधर बनाना होता तो वो कैसे बनाते, यदि यहाँ पास x जो c है, जब XC क्या होता, XC का मान ज़्यादा होता और XL का मान कम होता, XL का मान कम होता। तो इसमें क्या होता है, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक है तो वहाँ धारा क्या होगी, धारा कम प्रवाहित होगी। तो ये धारा को हम क्या करेंगे, कम प्रवाहित कराएंगे, धारा को हम कम प्रवाहित कराएंगे। जब धारा कम प्रवाहित होगी, जिधर साइड धारा कम प्रवाहित होगी उधरी साइड हम इसको बनाएंगे। तो धारा क्या करती है, धारा लीड करती है। रिएक्टेंस के केस में और कैपेसिटिव के केस में क्या करती है, धारा लीड करती है। तो किससे लीड करेगी, वोल्टेज से लीड करेगी। तो धारा को लीड करने के लिए हम धारा को इधर दर्शाएंगे, धारा को इधर दर्शाएंगे। तो धारा को जब इधर दर्शाएंगे तो हमारा इस इधर साइड बनेगा। एक समझाने के लिए है, बाकी आप इधर साइड समझ गए होंगे कि जब धारा कम है तो धारा कम किधर रहती है, धारा कम है तो उसमें हम घटा देंगे कैपेसिटिव को, और फिर कैपेसिटिव को हम ले लेंगे, जिधर साइड कम रहेगा उधर ही साइड हम बनाते हैं इसमें। और उसमें क्या होता था, श्रेणी में जिधर ज़्यादा रहता था उधर लेते थे, लेकिन इसमें जिधर कम है उधर साइड हम बनाएंगे। तो धारा कम है तो हम धारा को ले लिए,
और इसमें इंडक्टिव में धारा क्या होगी, लैग करेगी, तो लैग को मैं दर्शा दिया। अब इसमें क्या करना था, हमको टोटल धारा निकालना था। तो टोटल धारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आई बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो आई पाइथागोरस प्रमेय में आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पास हम लंब का स्क्वायर लेते हैं, माइनस है एल, यहाँ पास माइनस माइनस सी स्क्वायर। इसको तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं या फिर स्क्वायर होगा तो ऑलरेडी वो प्लस ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से धारा निकाल सकते हैं, फाई का मान निकाल सकते हैं, वही पुरानी मेथड tan इनवर्स। इसमें क्या tan इनवर्स लंब बटे आधार लेते हैं, तो लंब क्या है माइनस आई सी, आधार क्या है आई आर है। पावर इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, भी स्क्वायर आर निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर cos फाई बराबर, यहाँ पास ले लेते हैं cos फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टोटल धारा यहाँ पास है, इस धाराओं को सदिश योग है ना ये, तो आई आर बटे आई, इस प्रकार से cos फाई निकाल सकते हैं। तो इसमें छोटा सी चीज़ समझने की बात ये थी कि जो धारा का मान कम होगा हम उधर साइड को लेंगे इसको, और उसमें क्या होता था, जिधर ज़्यादा होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस उधर साइड लेते थे। नोट कर लिए हैं, चलिए। ये शुद्ध था, कैसा था, शुद्ध था। यदि इसी में हम कहें कि ये हमारा जो इंडक्टर है शुद्ध है, कैपेसिटर है शुद्ध है, इसी में ये थोड़ा प्रतिरोध होता, तो फिर उसको हम कैसे निकालते हैं, उसकी निकालने की विधि जो है तो अलग है, उसको कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। इसको हम इरेज कर दें, सभी नोट कर लिए होंगे, ओके। मान लीजिए कोई परिपथ हमको ऐसा मिला जिसमें क्या है, जिसमें प्रतिरोध है। यहाँ पास आरएलसी परिपथ नहीं लेंगे, यहाँ पास हम आरसी परिपथ लेते हैं, यहाँ पास हम आरसी परिपथ लेते हैं। और इसमें हमको ऐसा परिपथ मिला ये हुआ कैपेसिटेंस हुआ। अब इसमें क्या है, इसकी प्रतिरोध है, इसका क्या है प्रतिरोध है। तो जो प्रतिरोध रहेगा, कोई भी कंडक्टर शुद्ध नहीं होता, यदि इसका साथ में प्रतिरोध है तो इसको हमको निकालना है, तो फिर इसको हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं, इसको हम अलग तरीके से निकालते हैं। ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी इसको हम अलग निकालेंगे, इसको हम ब्रांच मानते हैं, ब्रांच ए है और ये ब्रांच बी है। इस ब्रांच की अलग धारा निकालेंगे, इस ब्रांच की अलग धारा निकालेंगे। तो यहाँ जो प्रवाहित धारा है वो क्या होगी, V/I
आर होगी, आई यानी एक्स एल लेते हैं एल, और यहाँ जो प्रवाहित धारा होगी वो भी बराबर होगी आपकी आई सी होगी। इसका ये प्रतिरोध है और इसका ये प्रतिरोध है, R1 है और इसका प्रतिरोध ये R2 है। इसका जो X1 है और ये है X2 है आपका। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध दे दिया समांतर में, उसकी श्रेणी में लगा है प्रतिरोध और उसी के श्रेणी में लगा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसा दे दिया, और दूसरा परिपथ प्रतिरोध है और उसी के श्रेणी में लगा है कैपेसिटेंस, तो उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस का लेते हैं टोटल धारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की टोटल करंट क्या होगी? टोटल करंट आई एल बराबर V बटे X1 V बटे X1। अब हम कैपेसिटिव को निकालेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस टोटल करंट, इसको I1 मानते हैं ना, I1 ये I1 है, ये I2 है, तो भी I2 इतना ले लिए। अब इसमें जो हम सदिश बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? इसमें वोल्टेज जो है तो क्या है, समान है, तो वोल्टेज को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, धनाक्ष ऋणाक्ष बाई का। अब इसमें क्या है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर क्या करेगा, लैगिंग करेगा, कितना, 5 डिग्री से। तो यह इंडक्टर क्या किया, 5 डिग्री से क्या किया, लैग किया, वोल्टेज से 5 डिग्री से लैग किया। तो इसमें जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का वास्तविक घटक होगा, I cos phi 1 होगा, I1 cos phi 1 इसका वास्तविक जो घटक होगा। और यहाँ पास क्या होगा आपका, वास्तविक घटक के अलावा होगा इसमें I1 sin phi I1 होगा। अब ये हो गया आपका वास्तविक घटक और ये हो गया प्रतिघाती घटक। अब इसमें जो कैपेसिटेंस है क्या करेगा, वो लैग करेगा, कैपेसिटेंस लैग करेगा। तो यह आपकी आई धारा हो गई, कैपेसिटेंस लैग करेगा, तो इसको हम लैग करा देते हैं कैपेसिटेंस को। कितने डिग्री से कर रहा, 5 डिग्री से, तो ये phi 1 हो गया और ये phi 2 हो गया। अब जितना हमारा धारा इसमें इंडक्टर की है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की है, सेम धारा को हम लेके कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लेंगे, सेम परिणाम की धारा को हम कैपेसिटिव में लेंगे। तो इसको हम एक क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं सेम परिमाण की धारा को और इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब इसका जो धारा का सदिश होगा, इसको हम थोड़ा दूर लिखते हैं, I1 sin phi था, तो इसका जो धारा का सदिश होगा, टोटल होगा, वो होगा आपका फाई है ऑलरेडी, तो इसको हम ले लेते हैं फाई और ये टोटल धारा हो जाएगी मेरी, ये टोटल धारा हो जाएगी। तो इसकी जो हमारी ये नई वाली धारा है, इसका परिणाम कितना हो जाएगा, I2, ये क्या थी, तो इसका जो लंब है यहाँ पास देखें तो
इसका क्या है, लंब है। तो यहाँ पास जो लंब है तो इसका I2 cos φ2 हो जाएगा। और इसमें जो हमने निकाला इसका लंब और इसका जो वास्तविक है, तो वास्तविक मैंने कहाँ निकाला, इसका वास्तविक हम निकाले थे इस वाले अक्ष पर, इस वाले अक्ष पर वास्तविक निकाले थे। अब यहाँ पास इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। इसको मैंने वास्तविक निकाला था, वास्तविक धारा इसकी यहाँ हो गई, और ये जो प्रतिघाती धारा है तो φ1 हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, जो ये दूसरी परिमाण की धारा है, तो दूसरी परिमाण की धारा को, जो इसकी दूसरी परिमाण की धारा है, तो उस धारा को हम लिखते हैं I2 cos φ2, आधार की हो गई, वास्तविक हो गई। और जो इसकी हमारी ये कौन सी धारा, प्रतिघाती धारा है, तो प्रतिघाती धारा को हम इधर लिख सकते हैं। तो प्रतिघाती धारा को हम लिखेंगे I2 sin φ2 लिखेंगे। ये दोनों धारा जो है, ये दोनों धारा एक दूसरे को क्या कर रही है, एक साथ में है, एक रेखा में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी, लेकिन ये दोनों क्या होगी, घट जाएगी, चूँकि यह क्या है, विपरीत दिशा में है एक दूसरे के। तो इसको जब हम टोटल धारा निकालेंगे I बराबर, ये आपको क्वेश्चन कम आते हैं, इससे आपको समझने की चीज़ है कि ये ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। तो I बराबर I1 cos φ1 प्लस ये जुड़ जाएंगे, जो आपका कास है, जो कि वास्तविक है ये भी और वास्तविक है ये भी, तो एक दूसरे को क्या करेगा, जोड़ देगा। तो I2 cos φ2 प्लस, अभी क्या करेंगे, जो साइन वाले हैं तो एक दूसरे के विपरीत में, इधर नहीं पूछ रहा हमको तो मैं इधर लिखता हूँ I1 sin φ2 माइनस हो जाएगा, विपरीत है तो माइनस, तो I2 sin φ2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा टोटल धारा। इस तरह कोई पूछता नहीं इतना बड़ा, लेकिन आपको समझने की चीज़ थी। अब इसमें पावर पूछे तो पावर भी आप बता सकते हैं, V बराबर V² बराबर R बता सकते हैं। इसमें फाई का मान पूछे कास फाई, इसमें कास फाई का मान तो वही, इसमें फाई का मान पूछे तो फाई का कास फाई बराबर होता है x अक्ष और यहाँ लिख देंगे y अक्ष। अब इसको पूरा हम लिखेंगे तो ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, बड़ा पड़ जाएगा, तो इसको x अक्ष की और y अक्ष की, x अक्ष की ये है और y अक्ष की ये है। अब फिर लंब पूछे, कर्ण पूछे तो कर्ण ये है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसमें, और क्या निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कास फाई बराबर होता है, कास फाई बराबर होता है आधार का, आधार x है और यहाँ पास हो जाएगा I कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से आप कास फाई निकाल सकते हैं। ये आपको पूछता नहीं, कहीं नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, बस आपको समझने की चीज़ थी कि इसमें यदि आंतरिक प्रतिरोध कहे तो एक अलग से इसमें प्रतिरोध दे दिया है, तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में तो नई चीज़ें लेके आने वाले हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके।